नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा का सीट उपचुनाव अब सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है। बीजेपी ने जिस उम्मीदवार पर भरोसा जताते हुए नामांकन कराया, उसी उम्मीदवार को अगले ही दिन बदलना पड़ गया। अभिषेक सिन्हा ने नाम वापस लेने का ऐलान किया और पार्टी ने उनकी जगह नीरज सिन्हा को मैदान में उतार दिया। अभिषेक कुमार बंटी ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पारिवारिक कारणों का मामला है जैसे दावा किया जा रहा है, या फिर नामांकन पत्र में बताई जा रही गड़बड़ियों ने बीजेपी को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। सूत्रों की माने तो परिवार और शैक्षणिक जानकारी से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियों की आशंका के कारण पार्टी को डर था कि कहीं नामांकन ही रद्द ना हो जाए। उधर इस पूरे घटनाक्रम पर जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि जनबल के आगे कोई बल नहीं। अब तक लोग बीजेपी के डर से भागते थे, लेकिन पहली बार बीजेपी का उम्मीदवार ही भाग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उम्मीदवार बदलने से बीजेपी ने संभावित संकट टाल दिया या विपक्ष के हाथ एक बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया? क्या आखिरी वक्त का यह फैसला जनता के भरोसे को प्रभावित करेगा या नीरज सिन्हा पार्टी की साख बचाने में सफल होंगे? इसका जवाब अब 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त के जनादेश में मिलेगा। तो इसी पे ज्यादा अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान सामने आया पहले आपको वो सुनवाते हैं। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के एनडीए समर्थित उम्मीदवार ने अपने नामांकन को वापस लिए जाने की घोषणा औपचारिक रूप से मीडिया में कर दी है। ये कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता का विशेष रूप से आभार है। जैसा जन समर्थन, जैसा प्यार, जैसा दुलार उन्होंने विगत 2 महीने में प्रशांत किशोर जी को और विशेष रूप से प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवारी के घोषणा के पश्चात जिस प्रकार का प्यार बांकीपुर की जनता ने हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी को दिया है, ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भारत में सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में भी सबसे बड़े दल के उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प जो तस्वीर है अब तो खुल गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी अभिषेक बंटी की। कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। मैं जानता था रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं, इनकी मजबूत पकड़ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की न्यूज। हम देखते हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी और शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो आशीर्वाद है, मैं तो परिकल्पना में भी नहीं सोचा था कि ये बूथ लेवल टाइप का लड़का इस जगह पर आ सकता है। ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर उसके कामों पर नज़र रखती है और उसके कामों का पारितोषिक के रूप में आज जो परिणाम मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आने वाले दिनों में बूथ से लेकर के संगठन के जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और उनका काम करने की जज्बा लगेगी, ताकि वो भी आगे आएंगे। नहीं, बांकीपुर चुनाव में बीजेपी तो ऐसे ही जीत रही है। यहाँ कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी एनडीए बड़े मार्जिन से बांकीपुर से। तो इस तरह बयानबाजी जो है इस पर अब हो रही है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। मुकेश जी, बांकीपुर चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन अब जो बड़ा यू टर्न सामने आया, तमाम तरह की चर्चाओं को इसने गर्म कर रख दिया है। बिल्कुल स्वाभाविक कि आपने सही कहा। और जो तमाम जो जितने भी जो बयान आ रहे थे, उस बयान को भी आप बहुत गंभीरता से सुन रही होंगी। तो सबके अपने अपने दावे आज भी हैं और आज भी ये इस बात को कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से जनसुराज के प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सौरभ जी ने जिस तरीके की बातें कही,
ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस किया। उसके पीछे की जो कहानी है वो शायद नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि अभिषेक कुमार बंटी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने अपने पारिवारिक ये जो समस्या का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, लेकिन उसी बीच में तुरंत आनंद फानन में नीरज कुमार सिन्हा को जो है इसका उम्मीदवार बनाना। देखिए ये बात बहुत ज्यादा पच नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर जो है अब अंतरकलह की शुरुआत हो गई है। हालांकि अंतरकलह की शुरुआत उस दिन से हो गई थी जिस दिन से चूंकि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो इसमें कई लॉबी काम करने लगी, बीजेपी के अंदर कई जो है वो लॉबी काम करने लगी। और आज भी जो है आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा को जो है वो डिप्टी सीएम से हटा दिया गया था। उनके द्वारा जो जब वो ये भूमि सुधार मंत्री थे तो उस समय उन्होंने तमाम जो ये के राजस्व कर्मचारी थे, उस राजस्व कर्मचारी को उन्होंने कई लोगों को हटा दिया था। उसके बाद जैसे ही जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद तो उन तमाम लोगों की नियुक्ति जो है वो जो सामान्य कर दी जाती है। तो ये अंतरकलह का विरोध जो है वो उसमें उठने लगा। दूसरी तरफ है कि जिस तरीके से कल ये आपने देखा कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और एक बार भी संजय मयूख के द्वारा उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने वो पत्र पढ़ा जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र दिया था, उस पत्र को उन्होंने जैसे ही पढ़ा इमीडिएट एक लाइन में कह दिया धन्यवाद। आपने पत्रकारों को उनसे सवाल करने की भी आपने इजाजत नहीं दी, उनको बैठे तक का मौका नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर में आकर के और ये जो अभिषेक कुमार बंटी ने इस तरीके का निर्णय किया था। बिल्कुल मुकेश जी, अभिषेक कुमार बंटी की अगर बात करें तो वो तो इसे पारिवारिक वजह बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण अतीत को देखा जाए, कुछ एकेडमिक्स में लेकर तकनीकी खराबी है, तो क्या इस बात का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाह रही थी कि विपक्ष को इस चुनाव में मौका मिले या फिर नामांकन किसी भी कारण से रद्द हो और ये सीट बीजेपी के खाते से चली जाए? क्या कुछ था इसके पीछे का कारण? देखिए सवाल इसमें इसके करके जो बातें कही जा रही थी, ये आपका सवाल उसी की तरफ है कि इनके पिता जो है वो चारा घोटाला में सजायाफ्ता है और सवाल उठता है कि अगर चारा घोटाला में पिता सजायाफ्ता है, आप चूंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके फादर जो है कई मामलों में सजायाफ्ता है और उसके बावजूद भी वो उन्होंने चुनाव लड़ा। और जब आप चूंकि जब जानती हैं कि जब चुनाव में नॉमिनेशन फाइल होता है तो उसमें जो डेटा उसमें दिया जाता है उसके बाद स्क्रूटिनी की जाती है और स्क्रूटिनी में अगर आप गलत पाए जाएंगे तो आपका नामांकन उसी समय रद्द हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि तमाम बीजेपी के पार्टियां को, तमाम बीजेपी के नेताओं को, तमाम बीजेपी के जो ये बड़े लीडर हैं, मतलब ये मुख्यमंत्री तक की हम बात कह रहे हैं, जब आपने देखा होगा कि नामांकन उनका सभा की जा रही थी, उस नामांकन सभा में वहां पे बाजाबता से सम्राट चौधरी ने उनसे ये कहा कि ये तमाम जो वहां उम्मीदवार बैठे हुए जो तमाम मतदाता बैठे हुए थे, उन तमाम मतदाताओं से उन्होंने कहा कि क्या हम अभिषेक बंटी को जीत का माला पहना दें? सभी ये तमाम जो है मतदाताओं ने कहा कि हाँ आप जो है जो जीत का माला पहना दीजिए। इसका मतलब है कि कल तक तो स्थिति बहुत मतलब बराबर थी। जब तक नामांकन यात्रा स्टार्ट था, जब तक ये नामांकन सभा ये मतलब का स्टार्ट था, उस समय तक तो मामला एकदम ठीक था। लेकिन ऐसे ही रातों रात क्या हुआ कि आपने जो है ये सीधा कह दिया कि नहीं जो है सो अब मीडिया के सामने ये बात ये जो बताइए कि आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ फादर को लेकर के जो बातें कही गई, हो सकता है कि विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है क्योंकि वो सीट जो है वो नितिन नवीन का है और नितिन नवीन के उस सीट पर सादगी और ये सहजता जो है वो उसी के कारण ये आज जो है आज करीब 5 टर्म से नितिन नवीन वहां पर विधायक बने हुए थे, मंत्री बने। और यही वजह रही थी कि इस बार अभिषेक कुमार बंटी को उन्होंने इसलिए दिया था और ये जो अभिषेक कुमार बंटी उनके फादर से लेकर के उनके घर परिवार के लोगों तक के बहुत करीबी रहे और जो है और नितिन नवीन के जो है वो ये मतलब बहुत करीबी, और यही वजह रहा कि नितिन नवीन के ही ये मतलब कंसर्न से जो है इन्हें टिकट दिया गया था, इनकी उम्मीदवारी तय की गई थी। अब सवाल उठता है
जो सभा कि आखिर नीरज कुमार सिन्हा जो एक मंडल अध्यक्ष मतलब एक बूथ अध्यक्ष होता है, जो सबसे लोअर बिल्कुल, कैटेगरी का एक मेंबर होता है, जो सबसे जो जहाँ पे जिस समय आप इस बात को समझिएगा कि इस आदमी को जब ये कहा गया कि आपको जो है बांकीपुर चुनाव लड़ना है, उससे पहले ये पार्टी का ये फोटो साट रहा था, मतलब उसका पर्चा जो है उस इलाके में साट रहा था। आप समझ सकती हैं बिल्कुल जो है वो ये इनके कार्यकर्ता है। उसके बावजूद जब ये जो हालांकि उन्होंने जब बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को कहा कि बीजेपी जो है ऐसे ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता है और यही वजह है कि इनके तमाम कार्यकर्ता जो है अपने जीव जान से लेकर के ये तन मन धन से जो है वो ये पार्टी का समर्थन और जो पार्टी का विश्वास जीतने की बातें करता है। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ जी आप भी चूंकि सभा समझ रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में पहली दफा है कि किसी को टिकट दिया हो और उसके बाद वो अपना समर्थन वापस ले लिया हो, वो अपनी जो है वो उम्मीदवारी वापस ले लिया हो। ये जो है बीजेपी के इतिहास में पहली दफा हुई सभा। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से नामांकन वापस लिया गया, नीरज सिन्हा इनको जगह दिया गया, हालांकि एनडीए की जो बैठक की चर्चाएं थी, लगता है अंदर खाने बहुत विचार विमर्श किया गया है, उसके बाद मंथन के बाद ये फैसला लिया गया है तमाम समीकरणों को साधते हुए। बिल्कुल, देखिए इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल नीतीश कुमार खुद मौजूद थे उस बैठक में, और सम्राट चौधरी के साथ साथ तमाम जो जिला अध्यक्ष थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम जो विभाग के मंत्री थे, वो सारे लोग थे और उनके बीच में ये मंथन जरूर हुआ होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी जिस तरीके की काम करती है उसकी जानकारी कानो कान किसी को नहीं होती है, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय किसी को पता नहीं था। उस समय कई नाम चल रहे थे, उस समय कम से कम दर्जनों नाम चल रहे थे कि इन्हें बनाया जा सकता है, और लेकिन एक बैग जो है ये सूचना आती है कि जिस पर कोई भरोसा कभी नहीं किया था उन्हें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का के लिए जो है वो दिल्ली तलब किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर में बीजेपी के द्वारा जो है इतना आनंद फानंद में इस तरीके का डिसीजन लिया गया, तो कल ही जो जिस तरीके से बैठक चल रही थी उस बैठक में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंथन जरूर हुआ होगा कि बांकीपुर सीट, लेकिन ये बात आज नहीं तो कल ये खुलकर जरूर सामने आएगा बच्चू सभा कि अब जो है सो प्रदेश की लड़ाई जो है वो सेंट्रल तक जाएगी, और अब जो है यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष बनाम जो है वो केंद्रीय अध्यक्ष, मतलब कि अब जो है तो अगर मान लीजिए कि नितिन नवीन के चहेते थे जो अभिषेक बंटी, तो आखिर में अभिषेक बंटी को क्यों हटाया गया, और अगर मान लीजिए कि प्रदेश के अध्यक्ष नहीं चाहते होंगे या ये प्रदेश का जो नेतृत्व है वो नहीं अगर चाह रहे होंगे तो इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इन तमाम चीजों को जानने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या कि बीजेपी को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा था। बिल्कुल मुकेश जी, आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह से बीजेपी का यू टर्न सामने आया है, अभिषेक बंटी के अलावा जो है नीरज को टिकट दिया गया है, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है, सब जान रहे हैं, हालांकि बीजेपी ऐसा करती रहती है, एकदम जमीनी पे जो जमीन पे मौजूद कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट देती है, उनको आगे बढ़ाती है, लेकिन ये गेम जो है बीजेपी का, ये जो दाव है बीजेपी का, कैसा साबित होगा? ये कहीं कोई रिस्क वाली बात तो सामने नहीं आएगी? समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार हर चीज पर आपकी बारीकी से पैनी नजर है, आप इस पे अच्छा बता पाएंगे। देखिए सवा, ये बीजेपी को पता है कि बांकीपुर सीट जो है वो कास्ट का ही रहा है, बिल्कुल, और कास्टों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुल क्षेत्र है वो कास्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल कास्टों की ही संख्या है। बांकीपुर सीट और बांकीपुर विधानसभा के अंदर रहने वाले लोग वो काफी बुद्धिजीवी है, वहां पे जो हर जाति के लोग हैं ही, लेकिन सारे लोग जो है वो चूंकि ये बड़े पद पे हैं, और वहां पे लोगों को जो समझ है, लोग जो उस विधानसभा को समझ रहे हैं वो एक चीज जानते हैं कि जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के जब किसी बारे में पूछिएगा तो बोलेगा कि नीतीश कुमार, उसी तरीके से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अगर किसी से पूछिएगा कि यहाँ का विधायक किस तरीके का होगा तो बोलेगा कि भैया नितिन नवीन चाहिए, मतलब ये साफ है। तो क्योंकि अब जो है सो नितिन नवीन को लेकर के जो लोगों में विश्वास है, जो प्यार है, और अगर आज भी जिस तरीके से बीजेपी ने कास्ट पर ही भरोसा जताया है
क्योंकि नीरज कुमार सिन्हा जो है ओबी कास्ट है, ये चूंकि अभिषेक बंटी ओबी कास्ट थे, तो चूंकि इनको पता है कि कास्ट पर ही हम जो है वो दांव खेल सकते हैं। ये चाहते तो किसी दलित पर ही दांव खेल सकते थे, बिल्कुल। ये चाहते तो किसी अति पिछड़ा पर भी दांव खेल सकते थे, ये चाहते तो किसी दूसरे सवर्ण पर भी ये दांव खेल सकते थे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि कास्ट पर ही ये इनको चूंकि इतना भरोसा है, इनको पता है कि अगर कास्ट को ही खड़ा करेंगे तो हो सकता है कि ये सीट जो है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सभा की बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय इसलिए है बिल्कुल। कि ये नितिन नवीन 51,000 वोटों से जीते थे। ये समझना है, ये तो समझना पड़ेगा कि जी। वोट परसेंटेज अगर नहीं बढ़ता है, ठीक है, अगर कास्ट को ही टिकट आपने दिया, 51% से 54% अगर नहीं करते हैं या 53% नहीं करते हैं, तो ये सवाल सीधा सीधा खड़ा होगा नितिन नवीन के साख पर, क्योंकि बिल्कुल। ये उनकी सीट है। ये उनकी सीट होने के बाद जब 51% का आप मार्जिन नहीं ले तो ये जो पार कर पाएंगे। अगर मार्जिन घटता है, अगर मान लीजिए कि मार्जिन 40,000 पे आ गया या 48,000 पे आ गया, तो सवाल ये उठेगा कि अब नितिन नवीन का कद जो है और अब नितिन नवीन का वैल्यू घटने लगा है उस विधानसभा में। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती यही है कि जीतना और हारना बाद का चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उसके परसेंटेज को बढ़ाना, क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है और उपचुनाव में लोग बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। इसलिए बीजेपी का ये सिस्टम होगा कि हम एक एक वोट को जो है वो निकाल लें, एक एक वोट जितना जो 3 लाख जो मतदाता है वहां, वो 3 लाख तमाम मतदाताओं को हम निकाल करके और अपने ये वोटों का प्रयोग कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सवाल। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। औरंगाबाद के मॉडल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल प्रबंधक प्रफुल्ल कुमार ने स्वीकार किया कि अस्पताल लंबे समय तक दलालों के प्रभाव में रहा, जहां जन्म प्रमाण पत्र बनाने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होती थी। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया बदलने के बाद अब 99% दलालों पर रोक लगाई जा चुकी है। प्रबंधक ने यह भी माना कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके कारण प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को रेफर करना पड़ता है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए कई आधुनिक उपकरण भी डॉक्टरों के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहे। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने से जांच सेवाएं प्रभावित है। वहीं सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी क्लिनिक चलाने के आरोपों पर भी सवाल उठे हैं। इस पर पूरे मामले में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी हलचल चल रहा था सदर अस्पताल में, जिसका निवारण के लिए हम लोगों ने ठोस कदम उठाया है। अभी हम लोगों ने नियम लगाया है, 3 तरह के वेरिफिकेशन लगाया है और इससे जो जन्म प्रमाण पत्र रियलिटी में बना रहा है उस तक जनता को नहीं पहुंच पा रहा है। वो ऑफिस से ही सारा काम हो रहा है, ऑफिस में वो आवेदन जमा करते हैं और ऑफिस से वो जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक 99% हम लोग अब सही काम कर रहे हैं। 100% जन्म प्रमाण पत्र। भोजपुर जिले के बेया थाना क्षेत्र के लापता युवक सनोज कुमार को 11 महीने बाद भी कोई सुराग उनका नहीं मिला और इससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज परिजनों और जो ग्रामीणों हैं उन्होंने धरहरा SH 102 को जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से युवक लापता है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका। लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और युवक की सकुशल बरामदगी की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। हालांकि इस मामले में पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग के 2 ASI, 2 होमगार्ड जवान और 1 चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परिजन अब भी युवक की सुरक्षित बरामदगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से गंज पे बिहिया इलाके में जो है सनोज कुमार की अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है, कई दिनों से वो लापता हैं, उसको लेकर जो है आज बिहिया में मुख्य मार्ग को जाम किया गया था। काफ़ी संख्या में माले कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया जाम में और तमाम लोग जो है एक ही मांग करते रहे कि आखिर बरामदगी पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है। वहाँ पे पुलिसकर्मी भी पहुँचे, नोक झोंक भी हल्की हुई, लेकिन अंततः जो है
4-5 घंटा जाम होने के बाद जाम हटाया गया। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी पुलिस को, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से सनोज कुमार की बरामदगी नहीं हुई है और वो लापता हैं, क्योंकि उनके मामले में 2-3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। मोबाइल ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चलने के कारण लोग आज सड़क जाम किए थे। बिहिया मुख्य मार्ग को जाम किया गया था। रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हो गया है। ओबरा थाना क्षेत्र के देवकली मोड़ के पास सड़क किनारे पैदल जा रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 वर्षीय मनीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि रोहित कुमार और रामेश्वर साव भी पूरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मनीष को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने देवकली मोड़ पर औरंगाबाद पटना मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बगा से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पोखरे में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। घटना अनुमंडल क्षेत्र के महीपुर भतौड़ा पंचायत के पाकड़ गांव की ये घटना है। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय उजाला कुमारी और 10 वर्षीय दीपा कुमारी अपने परिवार के साथ धान रोपने के लिए खेत गई थी। काम खत्म होने के बाद दोनों बच्चियां गाँव के पोखरे में नहाने पहुंची। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों को पोखरे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही खरपोखरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखरा के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, चेतावनी बोर्ड और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। बार प्रखंड के एक डंगा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 के आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। केंद्र में 30 से 35 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी जर्जर छत का भारी प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। राहत की बात यह रही कि रसोइयों की सतर्कता से बच्चों को पहले ही दीवार के किनारे बैठाया गया था, जिससे सभी मासूम सुरक्षित बच गए। घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और फिलहाल केंद्र में पढ़ाई बंद कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन लंबे समय से जर्जर है और कई बार छत का प्लास्टर गिर चुका है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। रसोइया ने बताया कि बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच, भवन की मरम्मत और बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। कल का बात है सर, कल जब बच्चे सब पढ़ रहा था, यहाँ पे आंगनबाड़ी है 10 नंबर वार्ड में है, पढ़ता है एक डंगा पंचायत में। कल जब बच्चे का टाइम था स्कूल में, सब बच्चा छोटा छोटा बच्चा इसमें पढ़ रहा था, तो बच्चे सब जैसे ही पढ़ के साइड में बैठा हुआ था, बीच में देखते हैं गड्ढा उड्ढा है, गड्ढा के बगल में बैठा हुआ था। एकाएक चट्टान ऊपर से जब आंधी ऊंधी चलने लगा, हवा बरसात का मौसम अभी, जब आंधी ऊंधी चलने लगा तो एक बार एक चट्टान गिरा। वो तो आप लोग का आशीर्वाद से, चाहे किसी का आशीर्वाद से वो बच्चा बच गया, नहीं तो बहुत बड़ा बुतरू के खाना खिलाने लगे न, तो करगी खाना खिलाने लगे, बस वो गिर गया जी। तो कोई हादसा नहीं हुआ उसमें? लेकिन बच्चे तो डर गए होंगे सहम? बच्चा बहुत डर गए, कुल भागने लगे जी, कुल निकल गए धर बाहर जी। कितने हजारीबाग में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बिहार के नवादा जिले की रहने वाली एक गरीब ग्रामीण युवती को काम दिलाने का झांसा देकर हजारीबाग लाया गया और कथित तौर पर तस्करों के हवाले कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक उसे 15 दिनों तक रसूलगंज स्थित एक ठिकाने पर बंधक बनाकर रखा गया, जहां
उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। आरोप है कि उससे जबरन गलत काम कराने का दबाव बनाया गया और परिवार से पैसे की मांग की गई। तस्करों ने युवती की मां से रिहाई के बदले 80,000 रुपए फिरौती भी मांगी थी। मौका पाकर युवती ने मोबाइल दुकान से परिचितों को सूचना दी, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उसे सुरक्षित मुक्त कराया। रेस्क्यू करने वालों की कई अन्य लड़कियों के बंधक होने का दावा किया है। मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई और जांच की मांग की गई। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गुड़तुर गांव में अंधविश्वास से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे ओझा गुनी के आरोप में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान केशव राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गांव की रहने वाली सुनीता कुमारी नामक महिला टांगी लेकर पहुंची और केशव राम पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि लोग बचाने के बजाय तमाशा देखते रहे। आरोपी महिला ने पुलिस के सामने ओझा गुनी को हत्या की वजह बताया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल टांगी भी बरामद कर ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने में लगी हुई है। मर्डर हुआ है हमारे पिताजी का। कैसे? ओझामती के शक के आधार में मर्डर किया है। कौन कौन किया? आपका दशरथ गंजू और रोशन भुइयाँ के बहन रोशन, जोगेश्वर भुइयाँ और नेपाली गंजू और एक दो और था वहाँ जिसू भुइयाँ के घर में मर्डर किया गया। कब का मामला? आज सुबह 7 बजे टांगी से काट कर मर्डर। चाईबासा में आदिवासी समाज से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व संपूर्ण क्रांति के मुख्य संयोजक रियांश सामर ने किया है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मांग पत्र भेजा। मांग पत्र में जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने CNT, SPT एक्ट और वन अधिकार अधिनियम के सख्त पालन, आदिवासी भूमि से अवैध कब्जा हटाने, युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान और लंबित नियुक्तियां पूरी करने की मांग की है। इसके अलावा किसानी को MSP, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ग्राम सभाओं को मजबूत करने और 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग भी रखी गई है। रियांश सामर ने राज्यपाल से उच्च स्तरीय समिति बनाकर समस्याओं के समाधान की अपील की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। संपूर्ण क्रांति आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब देश के अंदर में इंदिरा गांधी का शासन था और शासन सत्ता में भ्रष्टाचार चरम पर था, बेरोजगारी चरम पर था, अराजकता था, तब जो है JP नारायण जो कि 72 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था को, बेरोजगारी के इस आलम में आवाज़ को बुलंद किया और शासन सत्ता को बदल करके रख दिया। उसी प्रकार आज झारखंड राज्य बने इन 26 सालों में आप देखिएगा कि आज जो है नौकरियां पास करने से नहीं मिलती, नौकरियां खरीदने। देखिए, झारखंड आदिवासियों के लिए एक राज्य बनाया गया। झारखंड को हम बोलते हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में यहाँ पे आदिवासियों के लिए अलग से एक अपना आरक्षित सीट है। लेकिन आज आरक्षित सीटों से देखते हैं कि हमारे विधायक संसद जो भी हैं जाते हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दों पर जो है मुखर होकर वो आवाज़ बुलंद नहीं करते। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जिनका झारखंड अलग राज्य में कोई योगदान नहीं रहा, गैर आदिवासियों के लिए इनकी हमदर्दी पता नहीं कहाँ से जाग जाती है। लेकिन आदिवासी आज यहाँ कुत्तों की तरह मार खा रहा है, बेरहमी से कहीं पर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है। वहाँ पे हमारे जो आरक्षित सीट से गए हुए विधायक जो है उनकी कोई मतलब हमदर्दी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में महिला लिपिक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। कटहरा हाई स्कूल की महिला लिपिक रंजू कुमारी और साधु बाबा स्थान के समीप
बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने हमला कर दिया, हालांकि महिला लिपिक बाल बच गई। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रंजू कुमारी टोटो से नारायणपुर गांव से कटहरा हाई स्कूल जा रही थी। इसी दौरान साधु बाबा स्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने टोटो को रोककर उन पर 2 गोलियां चला दी। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी शिक्षकों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गोली चलाने वाले अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। नाम? आशीष कुमार। कहाँ का हो? कुमारपुर। क्या मामला था? हम आ रहे थे टोटो लेके, तो 2 बाइक से आया आके गोली चलाने लगे। टोटो लेके कहाँ आ रहे थे? कुमारपुर। क्या मामला हुआ वहाँ? कितना गोली चला? 2 गोली चला। पहचानते हो तुम? नहीं। गाड़ी कैसा था? गाड़ी पल्सर था। पल्सर था। लाया मैंने। टीचर को पहुँचाने के लिए आ रहा था तुम? नाम? रंजू कुमार। पता बताइए। सोनीलेश भारतीय जीवन के पति का नाम। क्या घटना हुई थी? और रास्ते में गोली चलाया। कौन चलाया गोली? जानते हैं? जानते तो नहीं। कहाँ आ रहे थे आप? कटरा कुमारपुर हाई स्कूल +2 हाई स्कूल आ रहे थे। टोटो से आ रहे थे। क्या गोली चलाया? 2 गोली। पहचानते हैं उनको? नहीं पहचानते। झारखंड पुलिस की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने शुक्रवार को चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और मादक पदार्थों की तस्करी पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ऑपरेशन आईजी नरेंद्र कुमार सिंह, सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी, एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे, कोल्हाना डीआईजी, जमशेदपुर के एसएसपी, चाईबासा के एसपी अमित रेणु, सरायकेला के एसपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को एंटी नक्सल अभियान को और प्रभावी बनाने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ब्राउन शुगर सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। बैठक के बाद एसपी अमित रेणु ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली गतिविधियां पहले की तुलना में काफी सीमित हो गई है। उन्होंने कहा कि सरांडा क्षेत्र में सक्रिय बड़े नक्सली छोटे समूह में बढ़ चुके हैं और पुलिस उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। साथ ही जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भी लगातार अभियान जारी है। ये आज रेंज लेवल पे एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें डीजी मैम, ऑनरेबल डीजी मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनारियो पे उस पर वृहद रूप से चर्चा की गई, उनका असेसमेंट किया गया और उनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आगे के आने वाले जो समय है उसमें हम लोगों की तरफ से नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनारियो है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए। मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड की चौसा पूर्वी पंचायत स्थित नरधू टोला में डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कबीर माठ की जमीन कॉलेज निर्माण के लिए उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी लोगों ने सर्व समिति से शिक्षा के हित में कबीर मठ की लगभग 5 एकड़ जमीन सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने कहा है कि यदि कॉलेज निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपनी निजी भूमि दान देने के लिए भी तैयार है। उनका कहना था कि डिग्री कॉलेज का निर्माण चौसा प्रखंड मुख्यालय के लिए समय होना चाहिए ताकि आसपास के हजारों छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। मुख्य प्रतिनिधि मदन मंडल ने बताया कि पहले जिस भूमि का चयन किया गया था वहां अतिक्रमण और पर्चाधारियों के कारण निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से नए स्थल का प्रस्ताव सामने रखा गया है। समाजसेवी पप्पू प्रिंस समेत कई ग्रामीणों ने सरकार से जल्द स्थल निरीक्षण कर कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू आलम हुआ, घर लम्बा। क्या मतलब कॉलेज के विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बीच में एसडीओ सब आए थे, वो चिन्हित करके गए जो बिहार सरकार का जमीन था, लेकिन वो कुछ इंसान के पास कब्जा में वो देने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए अगर सरकार केस में भी जाता है तो लंबा समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ के ग्रामीण ने निर्णय लिया है कि हम लोग ही अपना ज़मीन दे देंगे कबीर संघ का, जिसमें कॉलेज बन जाएगा और पावर ग्रिड के साथ। देखिए, चौसा प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय का एक प्रस्तावित है कि बनना है, लेकिन जहाँ पे पूर्व में चिन्हित किया गया वो जमीन वाद विवाद में फंसते जा रहा है। इससे हो सकता है कि लेट हो जाए, कैंसिल भी हो जाए। इसलिए हम
गांव के लोगों से अनुरोध किए कि अगर आप लोग कभी मत का ही जमीन दे देते हैं तो यहाँ बन सकता है। इसके लिए बढ़िया पदाधिकारी जांच करें, सब समाज लगभग तैयार। देखिए, चौसा पूर्वी में जो जमीन चिन्हित किया डीएम आया, टोटल चीज आके जांच किया, नौकरी भी हुआ, लेकिन वहाँ पर्चाधारी है, घोषित पर्चा है, जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पावर हाउस के सटे हुए नधू टोला है, नधू टोला के पास मठ का जमीन है, 7 एकड़ जमीन है। 7 एकड़ जमीन सभी ग्रामीण मिल के जमीन देने के लिए तैयार है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, और दूसरे जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड की चोरली पंचायत में विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत के वार्ड संख्या 11 में बॉर्डर सड़क से भैंस लूटी जाने वाले संपर्क मार्ग कीचड़ और जल जमाव की वजह से बदहाल हो गया है। सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों, राहगीरों और स्कूली बच्चों को प्रतिदिन भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले की समय पर सफाई नहीं होने से जल निकासी पूरी तरह से बाधित हो गई है। बारिश का पानी सड़क पर जमा रहने से पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने, नाले की सफाई करवाने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई है। सड़क किस तरह से कीचड़ में है? कब से है ये सड़क? बहुत दिन से। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे? हाँ, पढ़ते हैं। बहुत परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी होती है बच्चे? परेशान तो है, बच्चा लोग जा रहा है कचरा में, कभी गिर जाता है और जाने में बहुत देर पानी भी जम जाता है, कचरा भी पूरा हो जाता है, बच्चा लोग भी एकदम मुश्किल हो जाता है। तो कभी बोले नहीं? मुखिया मेंबर नहीं आते? बोले हैं, मुखिया को भी बुलाया, मेंबर को भी बुलाया है, सुनवाई नहीं करते, नेतागिरी ज्यादा हो जाता है इससे। अब है क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी तो है, गड्ढा है, पानी की निकासी नहीं है, इसमें बेड मिसाल सब गिर जाता तो अच्छा होता फिलहाल अभी के लिए। कैसा निकासी? दोनों तरफ जमीन खाली है, फिर निकासी कैसे नहीं? कीचड़ क्यों भरा हुआ है? तो थोड़ा ऊंचा करना होगा, निकासी करना होगा, बात ये ना है। इस रास्ते में बहुत कीचड़ है और स्कूल विद्यालय जब आते हैं तो पूरे कपड़े में कीचड़ लग जाता है, कभी कभी गिर जाते हैं, और कल इससे भी ज़्यादा कीचड़ था रास्ते पे। तो रोज स्कूल जाते हैं आप? जी। तो ऐसा कभी हुआ कि स्कूल जा रहे थे गिर उड़ गए आप लोग? जी। गिर जाते हैं ना, तो क्या परेशानी होती है इससे? कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, फिर घर जाना होता है, फिर मम्मी पापा डांटते हैं। क्या बोलते हैं? कि आज स्कूल मत जाओ, रास्ते में पूरा कीचड़ हो गया है, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा। क्या नाम है आपका? नम्रता। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के अलग अलग औद्योगिक इकाइयों और संबंधित विभागों द्वारा संचालित CSR योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। उपायुक्त ने सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कहा कि वो अपने CSR प्लान को जिला प्रशासन से अनुमोदित कराकर ही लागू करें, ताकि योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन उद्योगों ने अब तक अपना CSR प्लान या फंड से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, वो इसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द जमा करें। साथ ही औद्योगिक मानकों और श्रम कानूनों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवश्यक होने पर लाइसेंस पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी गई है। बैठक में लेबर कोड के प्रावधानों के पालन, श्रम मानकों के नियमित आकलन और विभागीय निगरानी पर भी जोर दिया गया है। उपायुक्त ने सभी बैंकों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में CSR के तहत वार्षिक कार्य योजना बनाकर जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
साथ ही लंबित CSR परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। बाराणू मंडल स्थित बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर आंदोलन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार शाम स्थानीय लोगों ने शहर का नाम मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर होने का विरोध करते हुए पैदल यात्रा निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शहर का नाम बदलकर मगध द्वार किए जाने की मांग दोहराई। आपको बता दें कि लेटेस्ट एम्पावर बिहार के बैनर तले जो है आयोजित इस पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से शहर का नाम बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना है कि शहर की पहचान किसी आक्रांता के नाम से नहीं, बल्कि क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप होनी चाहिए। यात्रा में चेयरमैन पवन सिंह, हिमांशु कुमार, पप्पू डॉन, संजय यादवेंदु, टूली सिंह, उपेंद्र सिंह, दीपक कुमार, मोहित सिंह, विद्या, विनोद प्रेमी, हैप्पी, अभय, सौरभ सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने शहर भ्रमण कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक बनाया जाएगा। झारखंड के लातेहार जिले के आरागुंडी गांव में डीवीसी से कोयला परिवहन के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। शुक्रवार को सर्वे करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने डीवीसी कर्मियों को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सर्वे टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक गांव इस मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गया है। एक पक्ष रेलवे लाइन के निर्माण और सर्वे के समर्थन में, जबकि दूसरा पक्ष ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सर्वे या निर्माण कार्य कराने का विरोध कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि धक्का मुक्की और लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई, जिसमें ग्राम प्रधान पीताम्बर यादव और सुरेंद्र उराव घायल हो गए। विरोध कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की सहमति और पूर्व सूचना के सर्वे कराया जा रहा था, जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। वही समर्थन करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अभी केवल सर्वे का कार्य हो रहा है और अंतिम निर्णय गांव की सहमति से लिया जाएगा। फिलहाल लातेहार, चंदवा और बालू माता थाना पुलिस के साथ भारी सुरक्षा बल गाँव में तैनात है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यहाँ रेलवे तो पता नहीं है, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जब पूछा गया तब बताया गया कि यहाँ रेलवे के लिए लाइन के लिए यहाँ हम लोग सर्वे करने आए हैं, ऐसे बोला गया। तो हम लोग यही बात बोले कि आप लोग रेलवे के लिए जब सर्वे करने आए हैं तो सबको से हम लोग को विचार ले लेते, सलाह होता, उसके बाद में हम लोग का जो बैठक होता है उसमें बैठक में आप लोग बात रखते। तो ये लोग कोई बात उठ नहीं किया, अपना ये लोग रंगदारी से ये लोग चाह रहा है। बिना जानकारी का आ गए। जब ग्राम सभा हम लोग का होता है तो ग्राम सभा से कहन पूछ के बताते, जनता कहन पूछते हैं, अपने मनमानी करते हैं। अपना मनमानी चलाने से कोई होता है? हम लोग जमीन में खाते हैं, पीते हैं, और जमीन को हम लोग खोदेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हैं? तुम्हें दिख रहे हैं गर्दा कोयला खिला रहे हैं, हम लोग उसे खाने के लिए हम लोग कहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब चाहते हैं तो उसने पहाड़ होकर आप लोग रास्ता निकालिए, फॉरेस्ट में आदमी की जनता के रोड जमीन में कहाँ निकलाते हैं? अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 स्थित खड़िया बस्ती ईदगाह चौक से बंसवारी जाने वाली सड़क के पास खाली जमीन पर कचरा डंप किए जाने का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। फैसल जावेद यासीन के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कचरा लेकर पहुंचे नगर परिषद के वाहन को वापस लौटा दिया और मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि डिमहेली, बंसवारी और झमटा रोड के समीप इस स्थान पर लगातार कचरा फेंके जाने से आसपास के इलाके में दुर्गंध फैल रही है। राहगीरों को नाक और मुंह ढककर गुजरना पड़ता है। लोगों ने आशंका जताई है कि लगातार कचरा जमा होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके बाद फैसल जावेद यासीन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कचरा डंपिंग बंद करने और वैकल्पिक स्थान पर कचरे की निस्तारण की मांग की है। सफाई शाखा के प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि अगले दिन से इस स्थान पर कचरा नहीं डाला जाएगा। इस दौरान सफाई कर्मियों और कचरा वाहन चालकों को गुलाब का फूल और अनुरोध पत्र देकर सहयोग की अपील की गई। नगर परिषद ने भी वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और निस्तारण व्यवस्था को बेहतर बनाने का भरोसा दिया।
भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इनरवा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही 46.900 किलोग्राम गांजा की खेप बरामद की है। हालांकि पुलिस की घेराबंदी की भनक लगते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल की ओर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सकरोल छटिया घाट के रास्ते गांजे की बड़ी खेप भारतीय सीमा में लाई जा रही है। सूचना मिलते ही अनरवा थाना पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस को देखकर तस्कर 3 वाटर प्रूफ पैकेट में रखी गांजे की खेप मौके पर छोड़कर भाग निकला। तलाशी के दौरान पुलिस ने तीनों बंडलों को जब्त कर थाना लाया, जहां उनका कुल वजन 46.900 किलोग्राम पाया गया। बरामद गांजे को जब्त कर पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इनरवा थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि फरार तस्करों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माने जाने वाले मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को देवघर प्रशासन ने तेज गति से आगे बढ़ाया। शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी रवि कुमार ने प्रेस वार्ता कर अभियान की प्रगति और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। एसडीओ ने बताया कि जिले के प्रत्येक परिवार तक गणना प्रपत्र पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 3 से 4 दिनों में सभी परिवारों को 2-2 गणना प्रपत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान चरण में बीएलओ केवल घर घर जाकर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। अभी किसी भी नागरिक से दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो दोनों गणना प्रपत्र सावधानी पूर्वक भरे और निर्धारित समय पर जमा करें। साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचते हुए केवल अधिकृत अधिकारियों और बीएलओ से ही जानकारी प्राप्त करें। निर्वाचन विभाग के अनुसार 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 5 अगस्त से 4 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन ने इसे जन भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभियान बताया है। गन्ना प्रपत्र बांट रही है। अगर आपके घर तक अभी तक बीएलओ नहीं आई है तो कृपया परेशान मत होइए। फॉर्म्स को जो है कुछ फेज में प्रिंट करके भेजा गया था। शुरू में आधे लोगों का फॉर्म प्रिंट किया गया था, अभी सेकंड फेज चल रहा है, इसमें सभी का फॉर्म प्रिंट हो गया। अगले 3 से 4 दिन में बीएलओस जो है आपके घर पे, अगर आप यहाँ के वोटर हैं तो आपके घर में अवश्य आएंगे। अगर बीएलओ आपके घर पे नहीं आ रही तो उन्हें फोन करके बुला लीजिए। सभी को, जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, सभी को 2 फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर भर के, 1 दिन में भर के, जैसे भी हो सके जितनी जल्दी वापस रिटर्न करिए। हम आपके फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, हम आपके फॉर्म को मैप करेंगे आपके माता पिता। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पे जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।